हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवमोहन स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फिफ्थ, उसमें रिमझिम, चैप्टर नंबर 15, बिशन की दिलेरी। सो फ्रेंड्स, बिशन की दिलेरी चैप्टर में हम बिशन जो पंछियों के साथ जो व्यवहार करता है उसके बारे में इस चैप्टर में बातचीत की गई है कि एक इंसान होकर हम दूसरे जीवों के प्रति आदर रखना चाहिए, हमें दया भाव रखना चाहिए, ये इस चैप्टर में हमें बताया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं चैप्टर नंबर 15 देखते हैं, बिशन की दिलेरी। सुबह का समय था। पहाड़ों के पीछे से सूरज झांक रहा था। 10 वर्ष का बिशन घर से बाहर निकल आया। वह रोज इसी समय इसी रास्ते से कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर जाता है। कर्नल दत्ता की पत्नी पढ़ाई में उसकी मदद करती है। फार्म से लगे सेबों के बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था और बहुत तड़के काम शुरू हो जाता था। सो फ्रेंड्स, बिशन है वो अभी सुबह का टाइम है, यानी सुबह है, पहाड़ों में से सूरज निकल रहा है, यानी कि जो सुबह का मौसम है यहाँ पर। और बिशन है घर से बाहर निकल आया है और वो कहाँ जा रहा है? कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर जा रहा था। कर्नल दत्ता की पत्नी थी, वो उसके पढ़ाई में मदद करती थी, यानी ट्यूशन जैसा काम हुआ कि वो ट्यूशन कराती होगी बिशन को, उनको मदद करती थी। और फार्म में यानी खेतों में जो है वो सेब में जो सेब के खेत हो गए उसमें दवाओं का छिड़काव यानी कि काम हो रहा था, छिटकाने का। और ऐसे बिशन है वो बढ़ रहा था। बिशन पगडंडी से अभी सड़क तक आ ही रहा था कि उसे गोले चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, कोई भी दिखाई नहीं दिया। वह कुछ देर दूर चला था कि उसे फिर गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। इस बार एक नहीं 2-3 गोलियां एक साथ ही चली थी। गोलियों की आवाज़ से पूरी घाटी गूंज गई। पंछी घबरा गए। आसमान में गोल गोल चक्कर गाटने लगे। बिशन सहम कर पेड़ों की आड़ में छिपकर खड़ा हो गया। यानी कि बिशन है अभी छोटा लड़का है, तो वो अपने घर से निकला है। बकदंडी यानी पैरों से चलता हुआ रास्ता जो पक्की सड़क तक जाता है वहाँ पर पहुँचने ही वाला था, तो उसने गोली चलने की आवाज़ सुनी, यानी बंदूक से कोई किसी का शिकार करता हो, यानी कि गोली चला रहा हो, ऐसी उसने आवाज़ सुनी। उसने इधर उधर देखा तो उसे कुछ दिखाई नहीं देखा। फिर वो आगे बढ़ा तो उसने क्या देखा? फिर से 2-3 गोलियों की आवाज़ एक साथ सुनाई देने को मिली। तो पूरी की पूरी जो घाटी थी, जो पूरा का पूरा इलाका था, उसमें गोलियों की आवाज़ गूंज गई थी। और बिशन है वो सहम कर पेड़ों के पीछे खड़ा हो गया। यानी कि बिशन है उसका अभी क्या डर लगा, इसलिए वो पेड़ों के पीछे चला गया, वहाँ पे खड़ा हो गया। बिशन जहाँ खड़ा था वहीं चुप खड़ा, उससे वहाँ से सीढ़ीनुमा खेत और फलों के बाग साफ सफाई दे रहे थे। खेतों में काम करते हुए किसान भी दिखाई दे रहे थे। फसल तैयार खड़ी थी। सुबह की हल्की धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे। बिशन अभी सोच ही रहा था कि गोली किसने और क्यों चलाई होगी कि तभी एक और गोली की आवाज़ आई। एकाएक बिशन को गोली चलने का कारण समझ में आ गया। जब फसल पक जाती है तब गेहूं के खेतों में दाना चुगने ढेरों तीतर आ जाते हैं। शिकारी इस बात को जानते हैं, इसलिए वे सुबह सुबह ही तीतर मारने चले आते हैं। पिछले साल भी शिकारियों ने इसी तरह बहुत से तीतर मारे थे। कुछ तीतर तो वे उठा ले गए, बाकी को वहीं छोड़ गए। खेतों को काटते समय किसानों को बहुत से मरे हुए जख्मी तीतर मिले। जो फ्रेंड्स यहाँ पे बिशन जहाँ पे पेड़ पे खड़ा हुआ था, पेड़ को पीछे उसमें खेत और फलों के बाग बगीचे थे, उसमें सफाई से साफ दिखाई रहे थे। यानी ये बाग बगीचे कैसे थे? साफ दिखाई दे रहे। खेतों में काम चल रहा था। सो खेतों में किसान का काम चल रहा था। फसल है वो तैयार हो गई थी और सुबह की जो हल्की धूप है वो सुनहरे खेत में आ रही थी। तो बिशन को भी पता चल गया कि गोली क्यों चलाई जा रही है, क्योंकि बिशन ने देखा कि जो तीतर होते हैं वो फसल को खा जाते हैं। इसलिए बिशन ने वहाँ पे उसे पता चल गया कि वो शिकारी लोग हैं, वो आए होंगे और तीतर को मार डालते होंगे। तो उसने गोली जलाना शुरू किया होगा। और गई साल यानी कि पिछले साल भी ऐसा हुआ था, कई सारे तीतर होते थे जो है उसको मार गिराया था। और कई सारे जो शिकारी थे वो गेहूं के खेतों में दाने चुगने जो जाते थे, तब वो शिकारी जो तितर को मारते थे तो कई सारे मरे हुए तीतर उन्होंने देखे थे। यानी कि वहाँ पे जख्मी और मरे तीतर
पड़े थे और कई सारे तीतर वो अपने साथ ले गए थे। बिशन ने सोचा, कितना दुख पहुंचाने वाला काम है ये शिकारी। वह समझ गया कि शिकारी ही तीतरों पर गोलियां चला रहा है, इसलिए वह पेड़ों के बीच से निकलकर खेतों के किनारे किनारे चलने लगा। वह चलते चलते सोच रहा था कि इन शिकारियों को सबक सिखाया जाना चाहिए, लेकिन उन्हें कैसे सबक सिखाया जाए यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसके पाँव के पास सरसराहट सी हुई। उसने देखा कि एक घायल तीतर गेहूं की बालियों के बीच फंसा छटपटा रहा है। बिशन वही घुटनों के बल बैठ गया। उसने घायल तीतर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन घबराया हुआ तीतर छिटक कर खेत और अंदर चला गया। बिशन जानता है, उसने घायल तीतर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन घबराया हुआ तीतर छिटक कर खेत के और अंदर चला। बिशन जानता था कि शिकारी इस तीतर को ढूंढ नहीं पाएंगे और घायल तीतर यहीं तड़प तड़प कर मर जाएगा। उसने स्वेटर उतारा और मौका देखकर तीतर को डाल दिया। तीतर स्वेटर में फंस गया तो बिशन ने उसे पकड़ लिया। बिशन ने उसे अपने सीने से चिपका लिया और खेत में से निकलकर पहाड़ी की ओर भागने लगा। वह इतना तेज चल रहा था मानो उसके पंख लगे हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिएगा, बिशन है वो सोच रहा था कि ये शिकारियों ने बहुत ये काम अच्छा नहीं कर रहे हो, ये इसे तो तीतर वो मार मार कर क्या कर देंगे, तीतर का पूरी जो यहाँ पर जितने भी होंगे वो उसको मार डालेंगे। इसलिए उसने सोचा कि इन शिकारियों को सबक सिखाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही वो जो किनारे किनारे चल रहा था तो बीच में क्या हुआ, सरसराहट सी आवाज़ हुई। तो उसने क्या देखा कि एक तीतर है वो गेहूं की बालियों में नीचे पड़ा हुआ था, और जब बिशन है उसे उठाने के लिए गया तो तीतर है वो भागा और अंदर है वो खेत के अंदर चला गया। तीतर है वो डरा हुआ था, घबराहट के मारे वो बिशन के पास नहीं आ रहा था। इसलिए बिशन है वो पैरों के नीचे पल बैठ गया और वो अपना स्वेटर उतारा और तीतर को उसमें रख दिया, और उसमें तीतर जब फंस गया तो बिशन ने उसे पकड़ लिया और वहाँ से वो भागा। स्वेटर में जब तीतर फंस गया तो वो पहाड़ी की ओर भागने लगा, और इतना तेजी से भाग रहा हो जैसे उसके हाथों में पैरों में पंख लग गए हो, ऐसे भाग रहा था। कर्नल दत्ता के घर के रास्ते में एक तरफ गेहूं के खेत थे और दूसरी तरफ कंटीले तारों की बाड़। बिशन वैसे तो कंटीले तार की बाड़ में से होकर निकल सकता था, परंतु इस समय वह दोनों हाथों में तीतर पकड़े हुआ था। तीतर को संभालना बहुत जरूरी था, इसलिए वह खेतों के साथ साथ छिप छिप कर चलने लगा ताकि शिकारी उसे न दे। कर्नल दत्ता के घर पे जाने के लिए दो रास्ते थे। एक तो गेहूं के खेत में से जाना पड़ता था, दूसरे कंटीले रास्तों पर जाना पड़ता था। लेकिन बिशन के हाथ में तो क्या था, तीतर था, इसलिए वो ऐसा सोच रहा था कि अभी ये तीतर को दो हाथों से मैं संभालूंगा और साथ साथ चलूंगा तो क्या होगा, तारों के नीचे से चलूंगा तो शिकारियों को पता चल जाएगा। इसलिए वो खेतों में छिप छिप कर चलने लगा, इसलिए शिकारी उसे न देख सके। वहाँ कुछ ही दूर गया कि पीछे से भारी आवाज़ आई, लड़के रुक जा नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। तो अभी वो बिशन है वो तीतर को लेकर भाग रहा था, तो पीछे से आवाज़ आई कि लड़के रुक जा नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। लेकिन बिशन नहीं रुका, वह चुपचाप चलता रहा। लेकिन बिशन रुका नहीं, वो आगे ही बढ़ता गया। रुकता है या नहीं, उस आदमी ने दोबारा चिल्लाकर कहा। तब तक बिशन कंटीले तारों के पास आ गया था। उसके दिल तेजी से धड़कने लगा। आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर भी वह रुका नहीं और न ही उसने कोई जवाब दिया। तो फिर से वो शिकारी था, उसने आवाज़ लगाई कि रुकता है या नहीं रुकता है। तो आदमी ने चिल्लाकर आवाज़ लगाई, लेकिन बिशन है वो कंटीले तारों के पास पहुंच गया और वहाँ से वो आगे ही बढ़ने लगा। वो पीछे देखकर उसने मुड़ा ही नहीं और रुका भी नहीं। तभी बिशन को भारी भरकम जूतों की आवाज़ सुनाई दी, जो तेजी से उसके पास आती जा रही थी। पीछे से आ रहा शिकारी गुस्से में जोर जोर से चिल्ला रहा था, मैं तुझे देख लूँगा, तू मेरा शिकार चुरा कर नहीं ले जा सकता। तो बिशन है उसको भारी भरकम जूते, उसकी आवाज़ है वो सुनाई दे रही थी, लेकिन शिकारी था, गुस्से में था, जोर जोर से चिल्ला रहा था। तो उसने ऐसा कहा कि मैं तुझे देख लूँगा, तूने मेरा शिकार चुरा कर भागा है। इसलिए बिशन के लिए आगे निकल भागने का रास्ता नहीं था। अगर वह सड़क से जाता तो शिकारी को साफ दिखाई दिया जाता, इसलिए उसने खेतों के छोटे रास्तों से जाना तय किया।
खेतों से आगे के रास्ते में कट्टेदार झाड़ियाँ थी। बिशन उसी रास्ते पर घुटनों के बल चलने लगा। बहुत संभल कर चलने पर भी उसके हाथ पांव पर कांटों की बहुत सी खरोंचें उभर आई। खरोंचों से खून भी निकलने लगा। उसका कमीज भी एक आस्तीन भी फट गई। वह जानता था कि कमीज फटने पर उसे माँ से डांट खानी पड़ेगी, पर बिशन को इस बात का संतोष था कि वह अब तक तीतर की जान बचाने में कामयाब रहा। झाड़ी से बाहर आकर वह सोचने लगा कि कैसे पहाड़ी के कोने से फिसलकर नीचे पहुंचा जाए, लेकिन उससे कोने में घास बहुत ज़्यादा थी और ओस के कारण फिसलन भी। बिशन थक कर वहीं एक किनारे बैठ गया। अभी वह बैठा ही था कि उसे पाँवों की आहट सुनाई दी। आहट सुनते ही वह उठकर दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते वह आधी पहाड़ी पार कर चुका था। उसके कपड़े पसीने से तरबर हो गए, फिर भी वह रुका नहीं और किसी तरह कर्नल दत्ता के फार्म हाउस के पिछवाड़े पहुंच गया। पिछवाड़े दरवाजा खुला था। उसने ताड़ के पेड़ को सहारा लिया और फार्म हाउस के अंदर पहुंच गया। तीतर को वह बड़ी सावधानी के साथ अपने सीने से लगाए हुआ था। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर बिशन है वो आगे ही आगे बढ़ता जा रहा था। वो ऐसा सोच रहा था कि सड़क के रास्ते चलेगा तो उसको क्या, उसका मुंह दिख जाएगा शिकारी को, इसलिए वो खेतों के छोटे छोटे रास्तों से चलने लगा। और खेतों से अलग रास्ते जो कांटेदार झाड़ियाँ थी उसमें बिशन है वो घुटनों के बल चलने लगा। उसमें उसके कई सारे कांटे भी लगे, उसको खून भी निकला और उसकी कमीज की आस्तीन भी फट गई। लेकिन वो जानता था कि आस्तीन फट जाएगी तो माँ मुझे डांटेगी, लेकिन उसको संतोष था कि मैंने तीतर की जान बचा ली है। अभी वो एक पहाड़ी पर पहुंचा तो उसने देखा कि पहाड़ी के नीचे कैसे पहुंचूं, वहाँ फिसलन ज़्यादा है, इसलिए बिशन वहाँ पर बैठा। लेकिन पाँव की आहट यानी कि पैरों की आवाज़ सुनी तो वह फिर से वहाँ से निकल पड़ा। आहट सुनकर वो दौड़ा। दौड़ते दौड़ते वह आधी पहाड़ी पार कर गया, यानी कि दौड़ते दौड़ते वो पहाड़ी के पीछे चला गया और सीधे फार्म हाउस में पीछे पहुँच गया और सावधानी से तीतर को सीने से लगाए हुआ था। फार्म हाउस में खामोशी थी। बस रसोई घर से प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज़ आ रही थी। मुर्गियाँ अभी अपने दड़बे में भी और गुलाब चंद सामने के बरामदा साफ कर रहा था। यानी कि फार्म हाउस में खामोशी थी, कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। रसोई घर में जो सीटी बज रही थी कुकर की वो सिर्फ थी और मुर्गी भी अभी अंदर ही थी अपने पिंजरे में और गुलाब चंद है वो बरामदा साफ कर रहा था। अचानक कर्नल साहब का अल्सेशियन कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। वह किसी अजनबी को देखकर इसी तरह भौंकता है। बिशन समझ गया कि शिकारी इधर आ रहे हैं। अभी क्या हुआ, जो कर्नल दत्ता है उनका अल्सेशियन नाम का कुत्ता है वो भौंकने लगा, इसलिए बिशन को ऐसा लगा कि पीछे उसके शिकारी आ गए हैं। उसने इधर उधर देखा था कि वह तीतर को कहीं अच्छी तरह से छिपा सके। एक और शेड के नीचे बहुत सारा कबर्ड पड़ा था, उसी में एक टूटी टोकरी बिशन को दिखाई दी। ये ठीक है सोचते ही उसने तीतर को टोकरी में रखकर स्वेटर से ढक दिया। घायल तीतर घबराया हुआ था, इसलिए वह चुपचाप पड़ा रहा। तीतर को छुपाने के बाद बिशन ने सोचा कि अब बाहर चलकर देखना चाहिए, पर वह शिकारियों के सामने भी नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए उसने छत पर चढ़कर बैठना ठीक समझा। बिना सीढ़ी के छत पर चढ़ने उसके लिए बहुत आसान काम था। वह अक्सर इस शेड की ढलवा छत के सहारे ऊपर चढ़ जाता था। बिशन लकड़ी के कंधे पर बंदर की तरह छलांग लगाकर लटक गया और ऊपर की ओर खिसकते खिसकते छत पर जा पहुंचा। खपरेल की ढलावदार छत थी, इसलिए वह चिमनी के पीछे छिपकर बैठ गया ताकि वह किसी और को दिखाई न दे, लेकिन वह स्वयं सब कुछ देख सके। उसने देखा कि शिकारी इधर ही चले आ रहे और उनके देखकर कर्नल साहब का अल्सेशियन कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा है। अभी फ्रेंड्स, जो बिशन है उसने इधर उधर देखा, वो तीतर को छुपाना चाहता था, इसलिए एक जगह पे कबाड़ रखा हुआ था जो फालतू का सामान, वहाँ पर उसने देखा कि टोकरी थी, तो उसने टोकरी में तीतर को रखा और अपने स्वेटर से ढक दिया। जो तीतर था वो भी घबराया हुआ था, इसलिए वो चुपचाप पड़ा रहा। और अभी क्या है, बिशन है वो सीढ़ी से, बिना सीढ़ी की छत थी उसमें वो चढ़ गया और वहाँ पर बैठकर देख रहा था कि शिकारी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो कर्नल साहब का कुत्ता है वो जोर जोर से भौंक रहा था, इसलिए पता चल गया कि शिकारी इस तरह ही आ रहे हैं। कर्नल ने कुत्ते को डांटा, चुप रहो, पर वह न माना। पिछले दोनों पाँव पर खड़े हो वो उछल उछल कर भौंकने लगा। यानी कि कर्नल
साहब का कुत्ता था, उसने कहा कर्नल साहब ने कि चुप रहो, चुप हो जाओ, लेकिन कुत्ता है वो भौंकता चला गया। वे दोनों शिकारी करीब आ गए तो कर्नल ने रौबदार आवाज में पूछा, कौन हो तुम, यहाँ किस लिए आए हो? तो कर्नल साहब के घर के पास जो आए ये दोनों शिकारी, कर्नल साहब ने पूछा कि आप किस लिए यहाँ पे आए हो? साहब हम शिकारी है, हर साल यहाँ शिकार के लिए आते हैं। तो उसने कहा कि साहब हम शिकारी है, हर साल शिकार के लिए यहाँ पे आते हैं। अच्छा, तो तुम ही लोगों की गोलियों की आवाज़ें गूंज रही थी सुबह से? तो कर्नल साहब ने कहा कि ठीक है, आपकी गोलियों की आवाज़ यहाँ से गूंज रही थी। जी हाँ, हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं, सरपंच माधो सिंह भी हमें जानता है। तो उसने कहा कि हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं और यहाँ के सरपंच है माधो सिंह, वो भी हमें जानते हैं। तो तुम हर साल तीतरों का शिकार करते हो? कर्नल ने मजाक सा उड़ाते हुए कहा। तो यानी कि हर साल आप ही ये तीतरों का शिकार करते हो, ऐसा कर्नल ने कहा। जी हाँ, तीतर भी मार लेते हैं कभी कभी। अभी अभी एक लड़का हमारा शिकार शिकार तीतर को लेकर आपके यहाँ छिपा है, हम उसे ढूंढ रहे हैं। यानी कि जी हाँ, हम तीतर मारते हैं, लेकिन आप एक लड़का है यहाँ पे आया है मेरा शिकार लेकर और यहाँ पे छिपा हुआ है आपके घर में, ऐसा शिकारियों ने कहा। अच्छा, तुम जो इतने सारे तीतर मारते हो उनका क्या करते हो? कर्नल साहब ने पूछा। यानी कि कर्नल साहब ने कहा कि आप इतने तीतर मारते हो तो आप करते क्या हो? सीधी सी बात है साहब, खाते हैं। दूसरे शिकारी ने जवाब दिया। फिर कुछ रुक कर बोला, अब तो उस लड़के को ढूंढवा दीजिए साहब, वह इधर ही कहीं छुपा गया। यानी कि साहब सीधी बात है, उसको खा लेते हैं। तो दूसरा सिपाही ने शिकारी बोला कि जवाब दिया कि साहब वो कहाँ है वो लड़का, आप मुझे दे दीजिए। कर्नल दत्ता ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और गुस्से से कहा, कैसे हो तुम लोग, हर साल आकर इतना तीतर मार डालते हो, कुछ तो खा लेते हो और बाकी को घायल करके यहाँ तड़प तड़प पर मरने के लिए छोड़ जाते हो। जब फसल कटती है तब ढेरों मरे हुए तीतर मिलते हैं। यानी कर्नल दत्ता ने उसे कहा, गुस्से से कहा कि भाई आप तो तीतर खा जाते लोग, दूसरे ऐसे कई सारे तीतर होते हैं वो यहाँ पर घायल होकर मर जाते हैं, जब कटाई होती है तब पता चलता है कि यहाँ पे तीतर है। कर्नल दत्ता की बात सुनकर वे दोनों कुछ घबरा गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कर्नल इस तरह उन्हें डांट देंगे। कर्नल दत्ता ने उन्हें इतना ही कहकर नहीं छोड़ा, आगे बोला, पक्षियों को मारने और उससे ज़्यादा उन्हें घायल करके छोड़ने जाने की कोई बहादुरी नहीं है। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो, यहाँ तुम्हारे कोई तीतर वितर नहीं है। अब जाते हो कि जाते क्यों नहीं, खड़े क्यों हो? तो फिर से कर्नल दत्ता की बात सुनकर वो दोनों शिकारी घबरा गए कि भाई तुम ये तीतर को मारते उसी के ज़्यादा से ज़्यादा तीतर तुम घायल करते हो, इसलिए तुम ये बड़ा पाप करते हो तीतर को। यानी कि ये तीतर को मारना और उसको घायल करना ये बहादुरी है, बहादुरी है, इसलिए यहाँ पे कोई तुम्हारे तीतर बीतर नहीं है, आप यहाँ से जा सकते हो, यहाँ खड़े मत रहो। कर्नल दत्ता ने कहा कि यहाँ से आप चले जाइए दोनों शिकारियों से। बिशन चिमने के पीछे से सब देख रहा और सुन रहा था। वे दोनों शिकारी बिना कुछ बोले मुड़े और वापस चल दिए। यानी कि बिशन है वो छत पर चिमनी के पीछे जो छुपा था वो दोनों शिकारियों को देख रहा था, उसकी बातें सुन रहा था। कर्नल दत्ता ने गुलाबचंद से दवाई छिड़कने वाली मशीन लाने को कहा। यानी कर्नल दत्ता ने जो गुलाबचंद है वो बरामदा जो साफ कर रहा था उसे कहा कि दवाई छिड़कने वाली मशीन आप ले आइए। तभी बिशन छप्पर से शेड पर होता हुआ नीचे कूद पड़ा। उसने तीतर को उठा लिया और घर में घुसते ही मालकिन को पुकारने लगा, बहूजी जल्दी आइए, यह बहुत जख्मी है, आकर इसे देखिए। यानी कि बिशन है, उन्होंने छप्पर से सीधी कूदे और नीचे आ गया, तीतर को देखा और देखा कि मालकिन, उसने बोला कि मालकिन आप जल्दी से आइए, ये तीतर बहुत जख्मी है। बिशन की आवाज़ सुनकर कर्नल दत्ता भी अंदर जा पहुंचे और बोले, अच्छा तो तीतर चुराने वाला लड़का तू ही था। यानी कि कर्नल दत्ता भी वहाँ पे आ गए और बोला कि तीतर आपने चुरा। क्या करता बाबूजी, इसे बहुत चोट लगी है, अगर मैं न लाता तो यह मर जाता। तो उसने कहा कि मैं क्या करता, अगर वो मर जाता तो अब तू इसका क्या करेगा? तो उसने कहा अब तू इसका क्या करे, इसे पालूंगा बाबूजी, बिशन ने कहा। यानी बिशन ने कहा कि मैं उसको पालूंगा। कर्नल साहब मुस्कुरा दिए, उन्होंने घायल तीतर को देखा, उसका एक पंख टूट गया था, अब शायद ही वह उड़ सके। यानी कि उसने तीतर को देखा तो उसका एक पंख है वो जख्मी हो गया था, वो उसने देखा कि अभी वो उड़ नहीं सकेगा। जाओ दवाइया का बक्सा लेकर आओ। बिशन दौड़कर बक्सा ले आया। यानी कि दवाइया का, फिर कर्नल दत्ता ने कहा कि जाओ दवाइया लेकर आओ, तो बिशन है वो दवाइया लेकर आ गया। कर्नल दत्ता ने तीतर के पैरों को जख्म साफ किया, फिर दवाई लगाई दी, पंख को बैलाकर टेप लगा दिया ताकि वह ज़्यादा हिले डुले नहीं। फिर उन्होंने बिशन से कहा, बिशन अगर तुम इसी
इसे गेंदे के पत्तों का रस दिन में 2 दिन बार पिलाओगे तो यह जल्दी से ठीक हो जाएगा। यानी कर्नल दत्ता ने फिर क्या किया, उसका जो जख्म था वो साफ किया, उसके बाद उसको पट्टी लगा दी, इसके लिए वो हिले नहीं, और बिशन से कहा कि आप गेंदे के जो पत्ते होते हैं उसका रस है 2-3 बार इसे पिला दीजिएगा। तब बहू जी एक कटोरे में दलिया ले आती है और तीतर को दलिया खिलाते हुए बोली, इसे रोज दलिया भी खिलाना बिशन, तीतर को दलिया बहुत पसंद है। तब तक क्या हुआ कि तीतर जो उनकी जो वहाँ पे वो ट्यूशन जाता था, कर्नल दत्ता की बीवी थी, उन्होंने कहा कि उन्हें दलिया भी खिलाना चाहिए, दलिया भी बहुत अच्छा होता है। अच्छा बिशन, तुम जानते हो तीतर कैसे बोलता है, बहू जी ने पूछा। तो फिर से बिशन को पूछा, तब तो यह बिशन के पीछे पीछे ही घूमता रहेगा, कर्नल ने हंसते हुए कहा। तो दलिया खिलाने की बात आई तो कर्नल साहब ने कहा कि तो यह आपके पीछे पीछे ही घूमता रहेगा। और फिर बहू जी थी कर्नल दत्ता की बीवी, फिर से उन्होंने कहा कि आपको तीतर कैसे बोलता है पता है। बिशन ने अपने हाथों को मुंह पर रखकर तीतर की आवाज़ निकाली, क्वाक क्वाक क्वाक। कर्नल दत्ता ठहाका मारकर हंस पड़े, यानी कि हाँ कि मुझे आवाज़ आती है निकालने, उसने क्वाक क्वाक करके आवाज़ निकाली और कर्नल दत्ता हंसने लगे। बहू जी भी मुंह पर पल्लू लगकर हंसने लगी। बिशन भी हंसता हुआ हिरन की तरह छलांगे लगाता तीतर के साथ वहाँ से अपने घर की ओर भाग चला। यानी कि फिर बिशन है वो भी तीतर लेकर चला गया। यानी बिशन है फ्रेंड्स, उन्होंने एक जो तीतर की जान बचाई थी। जो पक्षी पे प्रेम, प्राणी प्रेम, हमने अगला चैप्टर हमने पढ़ा था तो उसमें हमने पर्यावरण की सारी बातें सुनी थी कि अगले जो चैप्टर आएंगे वो पर्यावरण और प्राणी के बारे में आएंगे। तो उसी प्रकार इस चैप्टर में भी हमने देखा कि हमें जो शिकार करते हैं, किसी भी पक्षियों का शिकार करते हैं तो वो घायल हो जाते हैं और उसकी जो जातियाँ हैं वो धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है। जैसे हम चिड़िया देखते हैं फ्रेंड, तो चिड़िया भी क्या है, कई सारी ऐसी चिड़ियाएँ हैं वो उसकी जातियाँ है वो लुप्त होती जा रही है, हमें दिखाई नहीं दे। कई सालों पहले यहाँ पे डायनासोर रहते थे, तो अगर प्रकृति में परिवर्तन आता है तो वो जैसे लुप्त हो गए, उसी तरह हम भी अगर प्रकृति को नुकसान पहुँचाएंगे तो हम भी धीरे धीरे लुप्त हो सकते हैं। चलिए अभी कहानी से फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है कहानी से, ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद भाषा की बात देखते हैं कि इन वाक्यों में अपने शब्दों में लिखे। सुबह की हल्की धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे, वह इतना तेज चल रहा था मानो उसके पंख लगे। अपनी भाषा में आपको लिखना है, हमारी जो लैंग्वेज होती है उसमें। उसके बाद तीतर स्वेटर में फंस गया तो बिशन ने उसे पकड़ लिया और अपने सीने से चिपका लिया। ऊपर लिखे वाक्य में उसे शब्द का इस्तेमाल तीतर के लिए किया गया है। एक ही संज्ञा का बार बार इस्तेमाल करने की बजाय उसकी जगह पर कुछ खास शब्दों का प्रयोग किया जाए उसे सर्वनाम कहते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में सर्वनाम का ठीक रूप छाट कर लिखो। तो फ्रेंड्स, नाम के रूप पर नाम के अलावा जो लिखा जाए उसे सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, भारत एक अच्छा देश है, उसके बाद उसमें कई सारे व्यक्ति रहते हैं, कई सारी वस्ती है, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो ये क्या हुआ, सर्वनाम का रूप हुआ। तो यहाँ पे हमें नीचे आपको सर्वनाम लिखना है। जैसे मास्टर जी ने अप्पा राव को कहा, मास्टर जी ने अप्पा राव को पास बुलाकर कहा, तो मैं अपना तुम। मास्टर साहब ने अप्पा राव को अपने पास बुलाकर कहा कि तुम कल मेरे घर आना। ऐसे आपको इसमें लिख देना है। ऐसे ही यहाँ पर आपको ये रूप बनाने हैं सर्वनाम के। इन वाक्यों को पूरा करो। वह इतनी धीरे चल रहा था मानो कछुआ चलता हो। ऐसे वाक्य आपको यहाँ पे लिखने हैं। रात में चमकते तारे ऐसे दिख रहे थे मानो अपने घर में जो लाइट होती है, ऐसे आपको यहाँ पे लिख देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फसलों के इर्द गिर्द, तो फसलों में इर्द गिर्द ये दवाई कैसे छिड़काव की जाती है उसके बारे में यहाँ पे पूरी की पूरी प्रक्रिया दी गई है। उसके बाद तुम्हारे आसपास, हमारे आसपास, यानी कि कर्नल दत्ता के घर के आसपास जो पेड़ों के नाम है यहाँ पे लिखे गए हैं कि तुलसी है, तो हमारे घर के आसपास भी ऐसे किन पेड़ होते हैं ये आपको बताना है। और पर्यावरण का अध्ययन है। पहाड़ी क्षेत्र में आमतौर कैसे घर होते हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद पहाड़ी इलाका, तो पहाड़ी इलाकों में हमें तीतर देखने को मिलता है। तीतर के दो पीछे तीतर के दो आगे तीतर, बोलो कितने तीतर, ये एक पहेली है, आपको सुलझानी है। उसके बाद तीतर का फोटो आपको साइड में दिया गया है, उसे आप देखिए, वर्णन कीजिए। और अभी आगे बढ़ते हैं। रात भर बिलखते चिंगाड़ते रहे, यानी कि यहाँ पर एक हाथी के बारे में बताया गया है कि हाथी का शिकार कौन कौन करता है वो देखते हैं यहाँ पे। कि उड़ीसा राज्य में सिंपली पाल टाइगर रिजर्व में 25 हाथियों का झुंड रहता था। इस झुंड में
कुछ धुई भी थी। जिन हथिनियों के साथ दूध मुँहे बच्चे को उन्हें धुई कहते हैं। दाव लगे तो हाथी के छोटे बच्चों को शेर मार लेता है। झुंड के बड़े दंतेल को बड़ी हथिनियां बच्चों की रक्षा करती। यानी कि उड़ीसा राज्य में एक सिंपलीपाल टाइगर रिजर्व था, उसमें 25 हाथी रहते थे, उसमें कई सारे छोटे बच्चे भी रहते थे। सर्दियों में घास कम हो जाती तो हाथियों के बड़े झुंड जंगल के एक खंड में से काफी खाना नहीं मिलता, वे छोटी टोलियों में बढ़कर अलग अलग वनखंड में चरने के लिए जाते हैं। यानी कि कभी कभी सर्दियों में खाना कम होता है तो हाथी है वो झुंड अलग अलग हो जाते हैं। 1988 के दिसंबर महीने का पहला सप्ताह गुजर रहा था। उन दिनों सिंपलीपाल जंगलों में हाथी दो टोलियों में बंटकर बाराक मार तिनादिया सड़क के साथ चौड़े में चर रहे थे। यानी कि 1988 में क्या हुआ, दिसंबर महीने में हाथी का झुंड था वो दो हिस्सों में बट गया और अलग अलग जगह पर जाकर चरने लगा। एक 2 साल का बच्चा था, झुंड में सबसे छोटे यही था। वो माँ का दूध पीता था। यानी कि एक छोटा बच्चा था, वो सबसे झुंड में छोटा, सिर्फ 2 साल का हाथी था। इस बच्चे ने जंगल की घास पत्ती को मुंह लगाना शुरू कर दिया था। झाड़ियों, पेड़ों और पगडंडियों को जानने पहचानने की स्वाभाविक इच्छा उसमें पैदा हो चुकी थी। इस एक समय वह अपनी टोली से जरा अलग होकर नाले की तरफ जा रहा था। रात का दौर लगाने के बाद इस इलाके का शेर वहीं सो रहा था। वह बच्चे पर झपट पड़ा। बच्चा चिंगाड़ा। उसकी चिंगाड़ सुनकर सभी हाथी उसे बचाने दौड़े। बड़े हाथियों के सामने शेर नहीं टिका, उसे छोड़कर नाले में चला गया। यानी कि फ्रेंड्स, उसमें जो छोटा बच्चा था वो धीरे धीरे पत्तियां खाना शुरू हो गया था और वो अभी अपने झुंड से थोड़ा सा अलग चलकर नदी के किनारे आ गया था। तो वहाँ क्या हुआ, शेर ने उस पर आक्रमण किया, नहीं झपटा उस पर खाने के लिए, लेकिन वो चिंगाड़ा तो दूसरे हाथी आ गए तो शेर वहाँ से भाग गया। शेर का हमला इतना जोरदार था कि कुछ ही क्षणों में उसने बच्चे को बुरी तरह जख्मी कर दिया था। सबसे बड़ा घाव सिर पर था। सयाने हाथी उसे ऊपरी बाराकमारा में रेंजर ऑफिस के सामने ले गए। जंगल के जानवरों की देखभाल और रक्षा करना रेंज ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है। उसके दफ्तर के सामने पहुंचकर हाथी मानो अपने सुरक्षित अनुभव करते हैं। यानी कि फ्रेंड्स, शेर ने इतना ज़्यादा जोरदार हमला किया था कि बच्चे के जो हाथी का बच्चा था उसको इतना जख्मी कर दिया था कि वो घाव बहुत सिर के ऊपर बहुत पड़ गया था। इसलिए वो बाराकमार रेंज ऑफिस यानी कि जो फॉरेस्ट ऑफिस होती है फ्रेंड्स, अलग अलग जंगलों में अलग अलग फॉरेस्ट ऑफिस होती है, उसे इसलिए पता चल जाए, फॉरेस्टर होता है गार्ड, उसको पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या हुआ है। इसलिए जो हाथी है वो सब वहाँ पर पहुँच गए। कुछ देर के बाद आधे हाथी चरने चल गए, बाकी हाथी जख्मी बच्चे की निगरानी में वहीं डटे रहे। उसकी माँ सूंड में घास का पुला उठाकर चंवड़ डुलाती रही जिसके गांव पर मक्खियां न बैठे। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा टपक रही थी। बच्चा इतना जख्मी हो गया था कि दूध नहीं हो सकता था। जंगल के जानवरों के छोटे छोटे घाव प्रकृति खुद ठीक कर दिया करती थी, पर इस बच्चे के घाव जानलेवा थे। अगले दिन उसने दम तोड़ दिया। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हाथी और वो सब रेंज ऑफिस के सामने खड़े थे। कुछ हाथी चरने के लिए चले गए, कुछ हाथी उसकी निगरानी में रह गए। उसकी माँ थी, उस पर जो घास है उससे उसके हवा डाल रही थी कि कोई भी मक्खी उस पर न बैठ सके। और क्या हुआ, रात बीत गई और वो हाथी का बच्चा है वो मर गया। मरने की खबर मिलते ही चरने के लिए गए हाथी लौट गए। रेंजर ऑफिस के सामने सभी शोक सभा में शामिल हो गए। शव को घेर कर सारी रात वहीं खड़े रहे। उनकी आंखें आंसू बहाती रही, वे चिंगाड़ते रहे, रोते रहे और बिलखते रहे। यानी कि जो मरने की खबर सुनी तो सभी हाथी, जो 25 हाथियों का झुंड था, वो फिर से वहाँ पर आ गया और रेंजर ऑफिस थी वहाँ पर, वो सब इकट्ठा हो गए और वो हाथी के बच्चे का मरने का मातम करने लगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक हाथी जैसे प्राणी है तो उसमें प्राणी में भी कितना सारा प्रेम है एक दूसरे के लिए कि अगर एक हाथी का बच्चा भी मर गया तो वो ये सब सारे इकट्ठे हो जाते हैं और हम क्या करते हैं, उन्हीं हाथियों का शिकार करते हैं, वही प्राणियों का शिकार करते हैं और उसे मारते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू।